नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। अब कोई भी फेडरेशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid our constitutional provisions. ये सिर्फ clearly laid down constitutional provisions की वजह से इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. ये इसलिए सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि हमने प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन रखा है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, यानी एक प्रॉपर स्पिरिट फेडरलिज्म की, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और एक इच्छा कि हम सबको एक साथ रहना है, बिकेम अ शेयर्ड आइडियल इन आर कंट्री। ये हमारे लिए शेयर्ड आइडियल है, इसीलिए हम अपने फेडरलिज्म को मेंटेन कर पाए हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजर वेज है जिसकी वजह से, कुछ मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारा फेडरेशन सक्सीड हुआ है। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाना। तो आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक वाली कंट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा और मेजर टेस्ट था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाना। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे श्रीलंका का हमने केस देखा था, तो वहाँ पर मेजोरिटेनिज्म एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग डर रहे थे। अगर आप ध्यान देंगे तो 1947 का मैप दिया हुआ है और एक 2006 का, एक्चुअली मेरी पुरानी बुक है तो इसमें तेलंगाना नहीं है। जिनके पास नई बुक है उनको आगे का मैप दिया होगा कुछ फर्दर ईयर्स के बाद का। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करेंगे तो स्टेट्स के नाम, उनकी बाउंड्रीज वगैरह काफ़ी हद तक चेंज है। तो 1947 आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कई स्टेट्स हैं जिनकी अपनी बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं, कई नए स्टेट्स भी बने हैं। उसके बाद दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, ये इसलिए करा गया ताकि एक लैंग्वेज बोलने वाले, एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक तरफ रहें और दूसरे कल्चर वाले अलग रहें। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब कुछ तो हमने लैंग्वेज के बेस पे करें, कुछ ऐसे थे जो कि लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाए गए, बल्कि उनके रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। तो जोग्राफिकल फीचर्स, कल्चरल या एथनिसिटी के बेस पर हमने उनको बनाए। जैसे आप नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इनको ले सकते हो। और जब ये स्टेट्स बनाए गए थे, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाने की डिमांड रखी गई थी, उस वक्त जो नेशनल लीडर्स थे वो डर रहे थे कि कहीं कंट्री के टुकड़े ना हो जाएं। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड, इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट वाला जो मैटर था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख दिया। लेकिन जब ये स्टेट्स वगैरह बने तो ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ हमारे लिए। स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे बने थे उसकी वजह से हमारी कंट्री की जो यूनिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और उनको संभालने का, उनको एडमिनिस्टर करने का तरीका था वो भी काफ़ी आसान हो गया। अब नेक्स्ट हमारा था लैंग्वेज पॉलिसी, कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी रखी जाए। सेकेंड टेस्ट जो हमारी इंडियन फेडरेशन के लिए था वो लैंग्वेज पॉलिसी का था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी नेशनल लैंग्वेज, कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस हमने नहीं दिया है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी जो है सिर्फ 40% भारतीयों की ही मदर टंग है। देयरफॉर हम उसको क्या करते हैं, देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, इसीलिए दूसरी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने कुछ सेफगार्ड्स रखे थे। बिसाइड हिंदी के अलावा हमारी 21 शेड्यूल भाषाएँ और भी है, रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो अगर एक कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए, तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी में भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा अगर आपके राज्य की भाषा इन शेड्यूल लैंग्वेजेस में आती है, जैसे आप केरला का दे रहे हो तो मलयालम है, महाराष्ट्र का दे रहे हो तो मराठी है, गुजरात का दे रहे हो तो गुजराती है, पंजाब का दे रहे हो तो पंजाबी है, तो उस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उस कंसर्न स्टेट का ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क जो है वहाँ की भाषा में किया जाता है। जैसे श्रीलंका में लीडर्स ने क्या करा था, अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। तो जिस तरह से श्रीलंका में लीडर्स ने करा था सिन्हाला, उस तरह से हमारे लीडर्स ने नहीं करा, और इसीलिए हिंदी को स्प्रेड करने में बहुत सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल किया गया कि हिंदी थोपी नहीं गई किसी के ऊपर। आपको बोलनी आती है, आप यूज़ करना चाहते हो, आप करो। अब संविधान के अनुसार जो इंग्लिश
ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होती थी वो 1965 के बाद बंद होनी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, जैसे तमिलनाडु है। तो यहाँ पे तो ये मूवमेंट जो था ये काफ़ी वायलेंट फॉर्म तक चला गया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इसको एग्री करते हुए कि ठीक है, इंग्लिश को भी हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर दिस आई एम नॉट एग्री, क्योंकि हमारे इंडियंस ही अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा हिंदी को यूज़ नहीं करना चाहते, जबकि हम हिंदुस्तान का पार्ट हैं, इंग्लिश को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत गलत बात है। हमें पहले जो हमारा देश है हिंदुस्तान, हिंदुओं का, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। हमें हिंदी सीखनी चाहिए थी। इंग्लिश आप यूज़ करो, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपके काम आएगी आगे, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ दो किसी और भाषा के लिए, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यही था कि हिंदी इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अब प्रमोशन देखते हैं हिंदी का। कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी को प्रमोट करना ये एक ऑफिशियल पॉलिसी थी, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको हिंदी को थोप देंगे, अप्लाई कर देंगे कहीं भी। स्टेट्स वेयर स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग पीपल आर डिफरेंट, या बहुत कम है जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ पर हम इसको फोर्सफुली अप्लाई नहीं करेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे नेताओं ने दिखाई थी ये श्रीलंका में नहीं दिखाई थी, इसलिए श्रीलंका में वॉर तक सिविल वॉर तक चला गया। हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। अब नेक्स्ट आपका है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, किस तरह से हम दोनों के बीच में रिलेशन को मेंटेन करते हैं यूनियन और स्टेट के बीच में। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। अब ये भी एक तरीका था फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का। हाउ the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. अब ये सब डिपेंड करता है रूलिंग पार्टीज और लीडर्स के ऊपर कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, सबको यूनाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ अपना मकसद पूरा करते हैं कि जो लोगों को पसंद है, कुछ मतलब वोट बैंक के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और उस कंट्री की यूनिटी हमेशा खतरे में रहेगी। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. काफ़ी टाइम तक इंडिया में ऐसा रहा आज़ादी के बाद भी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है वही मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर भी थी। और इसकी वजह से होता ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो प्रॉपरली ऑटोनोमस तरीके से अपने फेडरल यूनिट को मेंटेन नहीं कर पाती थी, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती थी। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. और अगर सेंटर और स्टेट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती थी, तो सेंटर वाली अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट की पावर को किसी न किसी तरह से नीचा कम करने की कोशिश करती रहती थी। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई बार संविधान का मिसयूज भी किया गया स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसमिस करने के लिए, अगर वो राइवल पार्टी की है। इसकी वजह से क्या होता है कि फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और ये सब चीज़ें कब चेंज हुई? 1990 के बाद में। कैसे चेंज हुई? दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग स्टेट्स में बनाई गई थी, और यहीं से आपका कोलिशन गवर्नमेंट वाला एरा स्टार्ट हुआ था सेंटर में। यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली सेंटर में, तो वो छोटी मोटी पार्टीज़ का सपोर्ट लेगी, उनका इस्तेमाल करेगी और एक ग्रुप बनाएगी जिसको हम कहते हैं अलायंस। जैसे एनडीए है, यूपी है, एक बीजेपी की है, एक कांग्रेस पार्टी की है। तो फिर उसके बाद वो मिलकर सरकार बनाएंगी। क्योंकि ये सिंगल मेजॉरिटी वाली नहीं है, मिक्स गवर्नमेंट है, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties. और यहीं पर रीजनल पार्टीज़ को मौका मिला था आगे आने का। This led to a new culture of power sharing. यहीं से एक नया तरीका पावर शेयरिंग का आया, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में पावर को शेयर करती है। This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court, और इस ट्रेंड को सपोर्ट करा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, that made it difficult for central government to dismiss, और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ताकत थी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की वो भी खत्म हो गई। Thus फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। तो आज हम कह सकते हैं कि सेंट्रल पावर जो है, फेडरल पावर जो है हमारी और ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो।